सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज अब जान सकेंगे अवाम को महंगाई के झटके। पेट्रोल अद्वियात के बाद बिजली भी महंगी, तब्दीली के असरात से हुए अवाम निढाल। जाली अकाउंट्स, पहले रेफरेंस में पहली रिकवरी। जरदारी पर लटकती नाअहली की तलवार। भुट्टो की बरसी पर जालों का इकट्ठ। पेशावर मेट्रो ख्वाब हकीकत कब बनेगा? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और असद खरल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी आइन के आर्टिकल 9 से, जो कि फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करता है शहरियों के, जिसमें कि आज़ादी, तालीम, पानी, जो बुनियादी हुकूक हैं आवाम के, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन अभी कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि ये आर्टिकल तो इन राइट्स को सेफगार्ड करता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन राइट्स को पूरा नहीं किया जाता। आए रोज़ हम मुख्तलिफ तरह की ख़बरें सुनते हैं। कभी कुछ लोग गुर्बत और महंगाई की वजह से ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फिर क्या इखलाकी जवाज़ रह जाता है हुक्मरानों का हुकूमत करने का, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि फ़ंडामेंटल राइट्स को पूरा करें या सेफगार्ड करें, जो कि आइन का आर्टिकल 9 कहता है। अब हम डेली इसी तरह ये मुकदमे की सुनवाई होती है, आवाम के इन मसाइल पर बात करते हैं, आपस में बहस करते हैं, लेकिन निकलता कुछ भी नहीं है। महंगाई जूं की तूं रहती है, फंडामेंटल राइट्स का उस तरह से कोई जिक्र नहीं है कि इंसान के बुनियादी हुकूक पूरे भी करने हैं। और जिम्मेदारी हुकूमत की, हुकूमत को समझना पड़ेगा अपनी ज़िम्मेदारी को। नई हुकूमत आती है, वो सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देती है कि भाई अभी जो हमें ये इक़दामात करने पड़ रहे हैं, जो महंगाई में इजाफा करना पड़ रहा है, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं बल्कि साबका हुकूमतें हैं, जो कि इस तरह की सूरत हाल बना गई हैं कि हम मजबूर हैं ऐसा करने पर। तो इसी सारी सूरत हाल पर सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि पहले आपने देखा दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। अभी हाल ही में आपने खबर सुनी 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। अब एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है। अब बिजली भी महंगी कर दी, क्योंकि गर्मी आ रही है, AC चलने हैं, तो बिजली महंगी कर दी गई है। यानी कि एक गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया गया है। आइन शिकनी रोज़ की जा रही है। फंडामेंटल राइट्स की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो दूसरे राइट्स मतलब किस तरह पूरे करेंगे ये लोग। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देखेंगे। महंगाई का जो अजाब एक है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा और किस तरह आवाम परेशान है, बिलबिला रहे हैं। रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे असद खरल साहब का, बाबर डोगर साहब। हर रोज नई कयामत, हर रोज नए झटके। तब्दीली सरकार लगा रही है महंगाई के बड़े बड़े छक्के। नए पाकिस्तान में जीना हुआ है मुश्किल और वजीर आजम तसल्लियां दे रहे हैं मुसलसल। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। पाकिस्तानी घबराएं ना तो क्या करें। हुकूमत ने अवाम को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। दवाएं महंगी तो जीना महंगा, किताबें महंगी तो पढ़ना महंगा। कुछ तकलीफ पहुंचाऊंगा। महंगाई के रोने रो रो कर अवाम का बुरा हाल हुआ है, लेकिन तब्दीली सरकार की तसल्ली नहीं हो रही। अब बिजली भी महंगी कर दी गई। 81 पैसे फी यूनिट इजाफे से सार्फिन पर 5 अरब 2 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। नए पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। डॉलर, गैस, पेट्रोल, बिजली और दवाएं सस्ती होनी चाहिए थी, महंगी से महंगी हो रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को बुलंदियों पर जाना था, लेकिन वो पस्तियों में गिरता जा रहा है। और नए पाकिस्तान के मुआशी कप्तान की ख्वाहिशें हैं कि पूरी होने में ही नहीं आ रही। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लगे। घबराना नहीं, वजीर आजम साहब आपका 6 महीने का वादा था, अब तो 8 महीने होने को आए। अवाम का मुतालबा है कि महंगाई पर तो हुकूमत का बस नहीं चलता। अब पाकिस्तानियों को थोड़ा घबराने की इजाजत इनायत फरमाएं, आपकी ऐन नवाजिश होगी। जनाब, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। ये सियासी जमातें जो कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती रही हैं, वो भी अपने दौरे हुकूमत में यही सब करती रही हैं
कि इसी तरह महंगाई बढ़ती गई और अब जो नई हुकूमत है इसने तब्दीली के ख्वाब दिखाए वो भी कुछ तवक्कुआत तक पूरा उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। असद खरल साहब अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, ये रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, पानी, ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको पूरा करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। लेकिन और राइट्स तो बहुत दूर की बात, ये तो जिंदा रहने का हक भी जो है उससे अवाम को महरूम कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऊपर से तज्जिया आप इनके सुन लें कि 2008 की निस्बत 2013 की निस्बत अभी भी जो महंगाई की शरह है वो कम है, उतनी नहीं है, उतना इजाफा नहीं है, कम है। यहाँ पे सूरत हाल तो आप देखें, डॉलर है तो वो बढ़ता जा रहा है, सोना है तो वो महंगा हो गया है, दालें, दवाएं, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई है। गरीब आदमी के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। सैरिश, पहले जो बात है ना कि ये रोटी, कपड़ा, जो मकान है, ये इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो उसको इंतहाई एहसन तरीके से उन्होंने निभाया है। आप देखें ना, रोटी, कपड़े, मकान का बंदोबस्त मलक रियाज के लिए जरदारी साहब ने जिस तरह किया है, जिस तरह उन्होंने अनवर मजीद साहब उनकी फैमिली के लिए है, जिस तरह अनवर मजीद साहब ने जरदारी साहब की फैमिली के लिए किया है। आपने देखे ना, खाना पीना, कपड़े, उनके धोबी के खर्चे, बिल, उनका सीमेंट, उनकी ईंट, सरिया, बजरी, हर चीज़ जा रही थी। इस तरह नवाज शरीफ साहब की फैमिली जो है, इसाक डार साहब की फैमिली है, जिस तरीके से उनके लिए इंतज़ाम किया गया, वो भी सारे राइट्स उनको मिल रहे हैं। ये तो आम आवाम की जो बात हम कर रहे हैं, ये उसके लिए है। जो अशराफिया है वो तो सारे राइट्स उनको मिल रहे हैं, वो तो प्रिविलेज क्लास है। अब सिर्फ एक छोटा सा आप इंट्रो जो आपका है, ये सिर्फ अगर 2 लाइनें में पढ़ दूँ आवाम को, ताकि एक कंपैरिजन आ जाए नज़र, क्योंकि बड़े बड़े जो दावेदार हैं कि एक 81 पैसे जो है बिजली जो है फी यूनिट इजाफा कर दिए, जो आपने बताया 5 अरब 20 करोड़ का आवाम के ऊपर बोझ पड़ना है, क्योंकि ये गुर्बत का जो है ना ये मुकाब प्रोग्राम है या गरीब मुकाब है। अब किताब खरीदने की आपने बात की है, पंजाब टैक्स बोर्ड ने दरसी कुतुब पे 12% जो है ये महंगी कर दी, क्योंकि ये बहुत अशराफिया के लोग खरीदते होंगे दरसी कुतुब जो ए और ए लेवल वाले। दवाएं जो वजारत सेहत की इजाजत से महंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दवाएं पाकिस्तान की तारीख में 100% नहीं, 300, 400% भी दवाएं महंगी हुई हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का नहीं मिलता। फिर उसके बाद आप आदादोशुमार पे आ जाएं, कीमतें रातों रात जो सामान पे, इस पर भी छोड़ दें। वजारत सेहत जो दवाइयों की बात हो गई, असद उमर साहब का मुआवजा कर लें इसाक डार साहब से, आज डॉलर है 143 रुपए का, जो कि मैं फिर कह रहा हूँ 180 रुपए से क्रॉस करेगा जून से पहले। अच्छा 18 माह पहले 105 का था। शरह सूद 10.75 थी पहले, अब है 5.75, यानी 5.6 आ गई है। ज़र मुबादला 19.80 अरब डॉलर से फिसल कर पहुंच गया है 15.40 अरब डॉलर। स्टॉक इंडेक्स जो है 52,000 था, आज 38,000 पे है। पहले महंगाई की शरह 3.8% थी, आज शरह है 9.4%। अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें, एक गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दादोशुमार की लिस्टें आती रहेंगी जाती रहेंगी, जिसकी तनख्वाह 12,000 है, 15,000 है, एक मजदूर है, उसकी डेली वेजेस या जिस तरह वो 15,000 उसकी आमदनी मिलती है, वो कैसे गुजारा कर सकता है इतनी तनख्वाह में? अगर उसका कोई बच्चा बीमार हो जाए, वो दवाएं लेने जाए, बिल दे, खाए पिए, वो कहाँ से पूरा करे अपना? वो जो महंगाई है, बिजली जो बिलों में इजाफा होगा, वहाँ से कटौती, उसको ज़ाहिर बात है पैसे यहाँ से मजीद सेविंग होगी। जो आपने 141% जो गैस के बिल में इजाफा कर दिया है, इससे उसकी सेविंग में इजाफा हो जाएगा। जो आपने पेट्रोलियम के मसनूआत में इजाफा किया है कि अगर मोटरसाइकिल है, 2-3 बच्चे उस पर ले जा रहे हैं, उससे वो सेविंग निकालेगा, तो ज़ाहिर बात है उसका 12,000 में अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप देखें ना, ये करिश्मात जो हैं, ये जो मौजूदा हो रहे हैं, जो टीम है, पहले नून लीग की तजर्बाकार टीम के हमने सीखा, अब इमरान खान साहब की जो टीम को वसीम अकरम प्लस है, असद उमर साहब के जो तजर्बात हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही 6 माह 8 माह कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ, ये तमाशा क्या लग रहा है। जितने बड़े बड़े आपके टाइकून्स हैं, जितने बड़े बड़े माफियाज हैं, वो आज भी प्रिवेल कर रहे हैं, वो आज भी VVIP% प्रिविलेज इंजॉय कर रहे हैं, वो आज भी प्रोडक्शन आर्डर पे आज़ाद फिर रहे हैं, वो आज भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो आज भी जेलों के दरवाजे उनके लिए, जिस तरह वो सही उन्होंने कहा है कि कानून भी शायद पाकिस्तान के लिए शायद कहा गया था कि मकड़ी का ऐसा जाला है कि जो ताकतवर है इसको फाड़ के निकल जाता है, और जो छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा होता है, जो आम आदमी होता है, जो 2-4 हज़ार की जिसने कोई करप्शन की है, वो ट्रैप रेड में पकड़ा जाता है, वो नायब कासिद, वो पटवारी, वो क्लर्क,
वो जो छोटा मोटा एहलकार है जो अरबों रुपए वाले हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की आपने कहा, ये नवीद सुनाई कि वो बाहर जा रहे हैं टाटा बाबा अपनी पोती की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, रोक लो। सही है, रोक सको तो बाबर साहब रोक लो। बाबर साहब नहीं मिलेगा, डील नहीं होगी, डील नहीं होगी, रोक सको तो रोक लो। बाबर साहब किसने रोका है, कौन रोकेगा, कौन इनको पकड़ेगा, कौन अरबों रुपए के निकलवाएगा पैसे? ये सवाल ये खेल तमाशा हो रहा है और इमरान खान साहब से हमें तवक्को नहीं है, ना आवाम ने तवक्को रखते हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब हुकूमत में होते हुए ये सारा जो तमाशे लग रहे हैं, जो उनकी मर्जी के वो कह रहे हैं थोड़ा बर्दाश्त कर लें, आगे रिलीफ मिलेगा ना। वो डोगर साहब बाबर साहब आप ये हुकूमती तसल्लियों को कैसे देख रहे हैं? ये जो तसल्लियां ये लोग दे रहे हैं, असद उमर साहब की गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी कि भाई इतनी महंगाई नहीं हुई है, अगर आप मवाजना करें 2013 और 2008 से अभी उतनी महंगाई नहीं है। और दूसरा वो तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो लोग कहते थे कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप दिवालिया हो जाएंगे, हमने सरवाइव करके दिखाया है, आगे हम अभी हम स्टेबल हो रहे हैं, आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर महंगाई ने कानों को हाथ लगवा दिए। अगर ये अभी स्टेबल हो रहे हैं तो फिर जब महंगाई आएगी तो अल्लाह जाने क्या हो। मुझे एक बात बताएं कि पहले 100 दिन का एजेंडा आया कि 100 दिन में डालों की बरसात हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने बाकी जो 100 दिन थे वो पिछली गवर्नमेंट को गालियां देने में गुजार दी कि उनकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो हमें देखनी पड़ रही है। अब पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बंदा ये पूछ रहा है कि जनाब अब तो सऊदी अरब ने भी पैसे दे दिए, चाइना ने भी पैसे दे दिए, यूएई ने भी पैसे दे दिए, दुबई ने भी पैसे दे दिए, उसके बाद डॉलरों की बरसात इनके ऊपर हो गई, उसके बाद इनको फ्री आ रहा है। अब क्या ऐसा इश्यू है कि अभी भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, अभी भी लोगों पे टैक्सेस जो है वो। फिर खान साहब का ये जो बार बार ये कहना था कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो अमीर लोगों को नवाजती रही है और गरीब लोगों की छोड़ती रही है, वो तो इवन इनडायरेक्ट टैक्स सेक्शन के भी खिलाफ थे। लेकिन अब क्या ऐसा इशू हुआ है कि टैक्स कलेक्शन इनसे नहीं हो रही, रेवेन्यू कलेक्शन इनसे नहीं हो रही, और हालात जो है वो ये है कि जो भी टैक्सेस है वो आवाम पर लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल दुनिया बाहर से ये फ्री ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों पे ये जो है उसका रेट बढ़ाते जाते हैं। गैस जो है उसका रेट बढ़ा दिया है। यकीन जाने आप बाहर निकले, एक आम आदमी अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहा, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। खान साहब अब पिछली गवर्नमेंट को गालियां देने से टाइम वक्त नहीं गुजरेगा, अब लोग ये चाह रहे हैं कि आप परफॉर्म करें। 8 महीने गुजर गए हैं, अब लोग आपको चाह देने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं सहरिश, अपोजिशन करप्शन की वजह से चाहे लोग निकाल सके या ना निकाल सके, लेकिन लोग महंगाई की वजह से जरूर निकलेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों के पास अब जिंदा रहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। यकीन जाने नहीं, वैसे बाबर साहब अगर यही सूरत हाल रही तो ये तो अपोजिशन का काम भी आसान कर रहे हैं, ये तो अपोजिशन का काम भी आसान कर रहे हैं, जो आज भी ये बोल रहे हैं कि भाई अब हम इन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे, अब हम इन्हें टाइम नहीं देंगे, अब हमने जितना इन्हें देखना था देख लिया। तो अगर यही सूरत हाल महंगाई की रही तो फिर तो अवाम मजबूर होंगे उन्हीं का साथ देने को, फिर वो तो निकलेंगे बाहर उनके साथ। असद खरल साहब आप क्या कहते हैं? सहरिश डोगर साहब ने जो बात की है बिल्कुल वो कहते हैं कि इस हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए, गिराने के लिए, इसके खिलाफ साजिश करने के लिए मेरा ख्याल अपोजिशन को कोई ज़रूरत नहीं है। इनके अपने जिस तरीके से जो पॉलिसियाँ हैं, जो इनके इकदामात हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी हैं, इनके अपने की जो मामलात हैं। अब मुझे ये बताएं कि अपोजिशन जो बात कर रही थी वो तो आवाम को समझ आ रही थी, वो पॉइंट स्कोरिंग की जो बात हो रही थी कि जो 18वीं तरमीम के नाम पे इधर उधर से बात जमहूरियत की और अदारों की बालादस्ती के नाम से, वो तो लोगों को समझ आ रही थी कि वो रोना क्या रोते हैं, जरदारी साहब का क्या रोना होता है, शहबाज शरीफ साहब का, इसहाक डार साहब का, वो तो प्रोडक्शन आर्डर से शुरू होके और इंसाफ और जेल और हवालात और बख्तरबंद गाड़ी और पैसे रिकवरी और आगे उन पेन और उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब और मेडिकल, वो तो सारा वहाँ पे मामला रुक जाता था, वहाँ पे अवाम की कोई बात नहीं हो रही थी, वो तो अवाम को समझ आ रही थी। लेकिन अब ये मुझे बताएं सारिश कि इमरान खान साहब की जो टीम है, जो बड़ी तजर्बाकार टीम है, अब इसमें कोई शक नहीं है सारिश, इसमें कोई शक नहीं, अभी तक भी मैं इस पर पूरा यकीन है, पुख्ता यकीन है कि इमरान खान साहब बददयानत नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो काम कर रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटे भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी टीम के अंदर
जो खोटे सिक्के हैं, जिन्होंने जगह जगह छाबे लगा दिए हैं, छाबड़ियाँ लगाई हुई हैं, वो उनके मशीर भी हैं, उनके मुआवन भी हैं, उनके वुजरा भी हैं। और जब उन्होंने ही अपने छापे दुकानें लगाई हैं तो उसके बाद फिर आगे टाइकून्स भी आ गए हैं, फिर आगे ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए। मुझे बताएं, रोज हम रोना ढूंढते हैं, रोज रोना रोते हैं कि जहांजेब, डॉक्टर जहांजेब खान छप्पन जो कंपनियां थी, जो उसके मास्टरमाइंड थे, जो पंजाब के पीएनडी के चेयरमैन थे, उनको आपने एफबीआर का एक नाहल आदमी, आप एक सर्जन को कहें वो दीवार बनाए और एक मिस्त्री को कहें वो ऑपरेशन करे, तो बेड़ा गर्क होगा दोनों कामों का। आपने कर दिया। आपने स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया उस बंदे को जो इनका जो, और उसके साथ आपने देख लिया है पॉलिसियां। आप टैक्स रिकवरी नेट की बात की, बंदा बढ़ाएंगे, उसके ऊपर आपने एमएसटी स्कीम की बात कर ली, चोरों डाकुओं की। आज जितने बड़े जो डाकू और चोर हैं, जो टैक्स चोर हैं, लैंड ग्रैबर हैं उसमें, और जो टाइकॉन्स हैं उसमें मंशा, उसके अंदर मलक रियाज, उसके अंदर इकबाल ज़ैद अहमद, उसके अंदर जो अब्दुर्रज़ाक दाऊद इनके हैं। मैंने कल भी बताया, मैं बोर्ड के मीटिंग्स मिनट शेयर करूंगा, जाए पैमरा में, जाए इदारों में, हम आपको एक्सपोज करेंगे आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ। आप जो दाऊद लीजिंग है, आपने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से अनकोटेड सारी हमारे पास डिटेल हम शेयर करेंगे प्रोग्राम में सैरिश, कि किस तरीके से इन्होंने लोन लिया, अब किस तरह उन इदारों को तबाह किया जा रहा है, किस तरह एलएनजी की किकबैक्स कमीशन के लिए अपनी गैस जो है डेडिकेटेड पाइपलाइन लाइनिंग है उसका रेट ऊपर बढ़ा के, ताकि मुझे एक बात बताएं बाबा साहब, इन्होंने कहा था आईपीपीज के हवाले से, मंशा की आईपीपीज 70% से ज्यादा रिटर्न कैसे ले रही हैं। वो बंदा, ऐसा बंदा पाकिस्तान का, मुझे इस बंदे का देखें कि पाकिस्तान ने उसको इज्जत दी, पाकिस्तान ने उसको दिया, तो उसने सॉवरन गारंटी पाकिस्तान से मांग ली, पाक रुपये में दे के पैसे और बुक में डॉलर लिखवाया। 70% आईपीपीसी की रिटर्न ले रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसे करप्ट चोर लुटेरे, अब मलक रियाज को थ्रू करा दिया गया इमरान खान साहब से। अब किसने थ्रू कराया है? ये इमरान खान साहब। ये एमएसटी स्कीम किसके लिए लाई जा रही है? ये सारे जो ढकोसले हो रहे हैं, इमरान खान साहब, ये सारी चीजें मुझे एक बात बताएं, ठीक है, इमरान खान साहब ने सारी चीजें देखें, लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं, तो जो आपका एजेंडा है जी, उसके बारे में मुझे एक बात बताएं ना, मुझे ये बता दें, इस सारी सूरत हाल में आपको इलेक्शन याद है, उतनी पुरानी बात नहीं है। जब इलेक्शन हुआ था, ये जो अभी आप दोनों ही अक्सर बात करते हैं कि भी मनपसंद लोग जो कि पिछली हुकूमत के हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, इदारों में अफसरान कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बड़ी भरी पड़ी है, जो कि मनपसंद लोग हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो भी बैठे हुए हैं पंजाब में। मुझे ये बताएं, ये भट्टा बिठा कौन रहा है बाबर डोगर साहब? ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जो इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए गए थे खासतौर पर इलेक्शन में, फिर कहा गया था कि लीडरशिप अच्छी हो तो खिलाड़ियों को खुद ही ठीक कर लेती है, हम महंगी नजर नहीं आती है लीडरशिप में और इमरान खान की सोच में? ये वजह आप इसकी समझते क्या? इलेक्टेबल्स भी जो वजह हो सकते हैं, जो अपना काम अंदर ही अंदर कर रहे हैं फिर, और नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है, कंफ्यूजन है एक। देखिए सैरिश, इस वक्त गवर्नमेंट में मेजोरिटी उन लोगों की है जो पीटीआई के लिए, जिन्होंने कोई एफर्ट नहीं की, पीटीआई के साथ कोई स्ट्रगल नहीं की। अब खान साहब जो है, उनके पास चॉइसेस जो है वो बड़ी लिमिटेड है। ये इनकी जेब में वही सारे खोटे सिक्के हैं। चाहे आप देख लें फेडरल कैबिनेट को, चाहे आप पेशावर में देख लें कि केपीके में जो गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब में जो गवर्नमेंट है उसको भी देख लें, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ज्यादातर जो मिनिस्टर है उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, फेडरल गवर्नमेंट में जो ज्यादातर मिनिस्टर्स हैं, आप बताएं कि पीटीआई के साथ नजरियाती तौर पर वो कितना का सिंक है। खान साहब जो भी दावे करते रहे हैं उसमें उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, पीटीआई की स्ट्रगल में कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। अब ये सारे लोग मजबूरन ले तो लिए, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर रहे। पीटीआई की पॉलिसी के साथ सिंक नहीं है। इनकी सियासत वही पुरानी सियासत है, वही घिसी पिटी सियासत है। और दूसरी बड़ी चीज, खान साहब अब जो ये गवर्नमेंट थी, ये जो अभी तक खड़ी हुई है ना, वो सिर्फ एक फैक्टर पर खड़ी हुई है कि लोगों का अगर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है तो वो सिर्फ एक चीज पे ट्रस्ट है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इस चीज के साथ भी ज्यादा देर काम नहीं चलना। खान साहब, गरीब लोग जो पिस रहे हैं, मर रहे हैं, ये जो फैक्टर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा और लोग गालियां देनी शुरू कर देंगे। इससे पहले कि कोई टाइम वक्त हाथ से गुजर जाए, पीटीआई के पास अभी भी टाइम है, होश के ना खोल लें, अपनी कैबिनेट की तरफ देखें, उन लोगों को सामने लेके आए जो डिलीवर कर सकते हैं, जिनकी
कैपेसिटी है, जो डिलीवर नहीं कर सकते उनको निकाल बाहर फेंके। अगर पंजाब में कोई गवर्नर बेहतर नहीं कर सकता तो उसको फारिग करें। अगर केपीके में कोई गवर्नर बेहतर नहीं कर सकता उसको फारिग करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असद साहब और बाबर साहब, मैं आप दोनों की बात से मुत्तफिक हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ऑपोजिशन तो करप्शन की वजह से बाहर निकलेगी, लेकिन अवाम ने महंगाई के हाथों बाहर निकल आना है, तो अल्टीमेटली फिर वही होना जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो आपको अपना काम मेरिट पे बिल्कुल करना चाहिए, आपको मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन खुदारा इस महंगाई का कुछ करें। ये अगर ना किया तो गरीब आदमी जो कि पिस रहा है, वो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट टाइम फिर आपको वोट देने का सोचेगा भी। वो तो अभी से कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। आगे कुछ थोड़ी सी जाली अकाउंट्स केस की बात कर लेते हैं। पहला रेफरेंस जो है उस हवाले से मैं कहूँगी कि जाली अकाउंट्स केस से पहला नैब रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। एहतसाब अदालत ने आसिफ रिजदारी के करीबी साथी यूनुस कदवाई और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर मुल्जिमान को 19 अप्रैल को तलब कर लिया है। और जनाब मरकजी मुल्जिम यूनुस कदवाई ने तहरीरी तौर पर 60 करोड़ रुपए मालिक की ज़मीन नैब रावलपिंडी को वापस भी कर दी है। एक तरफ तो सर ये पहला रेफरेंस दायर हो गया खरल साहब, दूसरी तरफ आपने आज खबर सुनी होगी नैब के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने जो नैब की तरफ से मुल्जिमान को हथकड़ी पहनाना गैर शरई करार दे दिया, फिर उन्होंने ये भी बोला है कि अब जितने भी कवानीन हैं उनका जायजा लिया जाएगा, नैब के मतलब शरीयत के हवाले से उनको जांचा जाएगा। मेरा ख्याल है अब मैं इस पे बात अजीब सी बात है कि नैब जो है ना, अब ये अब कम इल्मी समझ लें, ला इल्मी समझ लें, बेखबरी समझ लें, नैब का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, जो नैब के कवानीन की बात है, उसके अंदर हथकड़ी लगाना ना लगाना, नैब के पास पुलिस नहीं है, हथकड़ी लगाना ना लगाना ये पुलिस है। जिस तरह सिंध पुलिस है रिस्पेक्टिव, पंजाब पुलिस है, जो सूबे की पुलिस होती है वो मुल्ज़मों को पकड़ती है, नैब की अपनी कोई पुलिस नहीं है। और नैब जो है वो CRPC के तहत एक्सरसाइज भी अपनी बहुत सारे मामलात में कर रहा होता है। दूसरी जो आपने सर जिस तरह आपने बात की है जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मैं कुछ किरदारों का नया और इंसाफ भी करता हूँ, जो नई अब इंक्वायरियाँ बनने जा रही हैं। जो JAT आपको पता है FIA और बाकी इदारों की JAT जो है वो स्टिल काम कर रही है। जो काम सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिम्मेदारी सौंप के वो नैब के पास चला गया, बाकी चीज़ें वो कर रहे हैं। उसके अंदर अब नए जो किरदार आ रहे हैं सामने, रियाज लाल जी, अनवर मजीद, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2007 से 9 तक जो है वो सदर जो हैं इकबाल अशरफ, आसफ बरोही, उसके बाद अली रज़ा के बाद से फिर बांग्लादेश स्कैम वाले जो इर्तज़ा साहब हैं, जो उनके स्टेट बैंक के जो लोग थे, और उसके अंदर अनवर मजीद साहब, अंसारी शुगर मिल, अब्बास स्टील मिल, रियाज लाल जिस तरह मैंने बताया। इसके अंदर हुआ क्या सैरिश कि जो इनके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी, ये जो डिफ़ॉल्ट थी मिलें, ये जो लोग थे इन्होंने जो लोन लिए हुए थे, तो इनको जब NRO आया तो उसके ये बेनिफिशरी हो गए। लेकिन जब NRO 2009 में कालअदम हुआ तो वारदात देखें, पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले ये आखिरी होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, शायद ये एक बड़ी खबर होगी धमाका खेज किस्म की कि NRO कालअदम हुआ तो ये बेनिफिट तो ले लिए सारों ने, ये सारे जो मैं नाम गिनाए हैं। लेकिन जब कालअदम हुआ तो AG अंसारी लीगल फॉर्म ने नेशनल बैंक की मिली भगत से, जो इनके सारे हैंड इन ग्लव्स और जरदारी साहब और हुकूमत और ये सारे गैंगस्टर ये सारे बीच में लगे हुए थे, ये कारपोरेट हेड और नेशनल बैंक के सदारत और उस दौरान जो ऊपर मरकज में हुकूमत, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी फर्म से लीगल ओपिनियन के जरिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात हैं मिली भगत से इतना बड़ा फ्रॉड किया कि वो इन जो मुल्जमान हैं जो NRO के बेनिफिशरी हैं, ये इनको वापस जो चीज़ें हैं ना, वापस उसी स्टेटस पे इनके केस नहीं जाएंगे, इनके ऊपर अप्लाई ये नहीं होते। अच्छा। यानी बेनिफिट ले लिया NRO के जरिए, जब वो कालअदम हुआ तो लीगल ओपिनियन के जरिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला जो है उसको रद्द कर दिया गया। अब ये चीज़ें भी जो हैं इस JAT के अंदर नजर आ रही हैं। फिर जिस तरह रिकॉर्ड ज़ाया किया जा रहा है, जिस तरीके से 97 करोड़ से 20 करोड़ किया गया, हर दूसरे मामले में आर्बिट्रेटर अनवर मजीद साहब को बना दिया जाता था, खुद ही आर्बिट्रेटर, खुद ही सालस, खुद ही मुनसब, खुद ही मुलजम, खुद ही मुदई, सारे काम वो कर रहे थे। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, जो रिकॉर्ड ज़ाया किया जा रहा है, जो सारे मामलात हो रहे हैं, जिस तरह आप 60 करोड़ का तो एक अभी ये टिप ऑफ आइसबर्ग है ना। अब देखें सही ये पैसा आता किस तरह। सिर्फ एक छोटी सी बात,
अगर आप 5,000 का नोट बंद कर देना 7 दिन के अंदर, तो आधी करप्शन तो आपकी पाकिस्तान से खत्म होगी। काला धन बाहर बोरियों में बाहर आएगा। बैंकों में ऑलरेडी स्क्रीनिंग हो चुकी है, तो सारे लोग जो है ना भाग भाग के आप देखेंगे किस तरह ये पकड़े जाएंगे। बंद करेगा यानी कोई क्योंकि 5,000 तो ब्रीफ केस में डाल के 2 करोड़ रुपए आप देते हैं, अंदर लेके जाते हैं। ट्रांजैक्शन वैसे तो करप्शन में नहीं होती। अगर आप करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो 5,000 का नोट बंद कर दें, 1 हफ्ते की डेडलाइन देके, आधे मुल्क की करप्शन काला धन हो जाएगा। सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मैं यहाँ पर मुझे ब्रेक भी लेनी है। बाबर साहब, आपके लिए मैं यही सवाल छोड़ के जाऊंगी। इस सारी सूरत हाल में जो मैंने अभी नजरियाती काउंसिल के हवाले से बात की कि अब शरई लिहाज से देखा जाएगा, नैब के कवानीन को जांचा जाएगा, कमेटी बना दी गई है। सर, पहले हमारा जो निज़ाम है ये प्रोसिक्यूशन का, ये पहले हिचकोले खा रहा है, जो एहतसाब का अमल है, अब कहीं जाके ये पकड़ दकड़ भी होना शुरू हुई है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा असरअंदाज होगी ये चीज़, प्रेशर तो बनेगा, कुछ कारकर्दगी पर इदारे की कोई असरअंदाज हो सकती है ये चीज़? इस पर मैं आपसे बात करूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। जी, वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले बात हो रही थी जाली अकाउंट्स केस में जो रेफरेंस दायर किया गया और उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, उस पर भी हम बात करते। दूसरा, मैंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से बात की थी कि उन्होंने नैब की तरफ से मुल्जिमान को हथकड़ी पहनाना गैर शरई करार दे दिया। और खरल साहब कह रहे थे कि नैब का तो काम ही नहीं है, पुलिस का काम है हथकड़ी लगाना, पुलिस हथकड़ी लगाती है। बाबर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू रह गया था। आपको लगता है कि ये जो फैसला किया गया कमेटी बनाने का नैब कवानीन को जांचने के लिए, इससे कुछ इदारे की कारकर्दगी पर कोई असर पड़ सकता है? वैसे तो खैर बात इस पर हो सकती है कि हथकड़ी लगाने की जो बात की गई है, इस पर बात तो की जा सकती है, लेकिन असर इसका कोई पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, ये आप क्या समझते हैं? सैरिश, मुझे नहीं पता कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये जो तशरीह की है और ये जो वर्डिक्ट दी है कि जनाब हथकड़ी लगाना गैर शरई है, इसके क्या बैकग्राउंड है। जो मैं जानता हूँ वो ये है कि इस्लाम में तो ये है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी अगर चोरी करती तो उसकी भी सज़ा हाथ काटना है। तो हथकड़ी तो दूर की बात है, यहाँ पर तो हाथ काटने की बात की जा रही है। तो ये जिन्होंने अरबों रुपया खा लिया, जिन्होंने अरबों रुपया लूट लिया, उनको वैसे हथकड़ी लगी किसी को है? मुझे तो कोई बंदा ऐसा ताकतवर नजर ही नहीं आता पाकिस्तान में जिसको हथकड़ी लगी हो। हथकड़ी जो लगती है वो तो आम गरीब आदमी बेचारा, जो मजदूर है, वो जो बंदा जो हथकड़ी में मर गया था बेचारा, एक एडमिनिस्ट्रेटर गरीब जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं था, इस तरह के लोगों को लगती है। किसी मजबूत आदमी को हथकड़ी नहीं लगी। तो आगे नैब बेचारी बेबस है। बात की खरल साहब ने कहा कि भाई हथकड़ी या फिर कोई फंदा जो होता है, ये तो जो अरबों रुपए जिन्होंने खाए होते हैं, ठंडे कमरों में रहने वाले और मर्जी का खाने वाले, ये तो वैसे ही खा खा के इतना मोटे हो जाते हैं, इसलिए फंदा उनके गले में फिट नहीं जाता। डॉक्टर साहब हमेशा वो गरीब छोटे मोटे जो पतली गर्दन वाला उधर ही फिट आना होता है। हाँ जी, चले खैर बाबर साहब अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब से इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब, आज इस्लामाबाद आप थे, वफाकी दारुल हुकूमत के थे, बड़ी आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, सुना बड़े ब्यूरोक्रेट से, बड़े पॉलिटिशियन से। क्या इनसाइड स्टोरी है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या फीडबैक आ रहे हैं? खैर साहब, हर जगह एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है कि ये गवर्नमेंट के क्या वादे किए थे और ये किस साइड पर जा रही हो, क्या ये गवर्नमेंट डिलीवर कर सके भी कि नहीं। यकीन जाने ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में तो शर्तें लग रही हैं कि ये गवर्नमेंट अगले साल तक सर्वाइव करेगी या नहीं। जिस तरह से इसकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह से महंगाई जा रही है, जिस तरह से इमरान खान अपनी कैबिनेट और अपने जो बाअसर उनके मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं उनके सामने बेबस नज़र आ रहे हैं, इससे तो अब फेडरल गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज मज़े ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी मज़े ले रही है कि जनाब ये तो वही चीज़ थी जो वो हासिल करना चाह रहे थे और वही चीज़ हो गई। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के सामने भी बेबस है, गवर्नमेंट अपनी कैबिनेट के सामने भी, गवर्नमेंट से मुराद इमरान खान है, सॉरी, कि इमरान खान कैबिनेट के सामने भी बेबस है, ब्यूरोक्रेसी के सामने भी बेबस हैं। जो ब्यूरोक्रेसी चाह रही है वही मुल्क में हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी की साजिश ये है, अपोजिशन यही चाहती है कि इतनी महंगाई बढ़े कि लोगों का इत्मीनान उठ जाए इमरान खान पर, तो वो उठ रहा है। वो आप देख लें कि हर आने वाले दिन में जिंदगी अजीरन हो रही है। अब इसमें देखें सैरिश, स्कूलों को खुले 2 महीने हो गए हैं और अभी तक बच्चों को निसाब अवेलेबल नहीं है, अभी तक निसाब छप के नहीं आ सका। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकी। सरकारी पॉलिसी ये थी ये किताबें फ्री मिलेंगी, मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, लोग पैसे देने को तैयार है, किताबें नहीं। 12% महंगी हो गई हैं।
मैं साहब वही कह रहा कि लोग पैसे देने को तैयार हैं, डबल कीमत देने को तैयार है, बच्चों का टाइम जाया हो रहा है लेकिन बुक्स नहीं मिल रही। इससे आप प्लस है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड में मेरे ख्याल चले गए डोगर साहब। वो आप पीआईसी का जाके सर्वे वाले पंजाब की ज्यादा स्पीड चली गई है, किताबें मेरे ख्याल गिर गई, आगे पीछे तरतीब से दवाइयां मिलेंगी। यकीन जानेगा पीआईसी में कोई एक दवाई आपको फ्री मिल जाए मुझे पकड़ लीजिएगा। डॉक्टर साहब डॉक्टरान जो है वो डॉक्टर्स जो है वो पर्चियां काट काट के दे रहे हैं, बाहर से बेतहाशा महंगी दवाइयां मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट किस चीज का नाम होता है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? खान साहब जो आप गवर्नमेंट की डेफिनेशन करते थे कि आम आदमी को सारी सूरत हाल में ना शहरियों को अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हुकूमत को सू करने का हक मिलना चाहिए, या अदालतों में ऐसे केसेस भी आने चाहिए कि भाई आप हुकूमत कर रहे हैं, आपको वोट दिए हैं, सारा आपके पास खजाना जो कौमी आपके हाथ में होता है, हमारे फंडामेंटल राइट आप हमें दे नहीं रहे हैं, आपको किसने इखलाकी जवाब आपका बनता ही नहीं है कि आप हुकूमत करें, किस चक्कर में आप हुकूमत कर रहे हैं? केसेस की लाइनें लग जाएंगी यहाँ पर, तो अवाम मरने मराने पर आए हुए हैं, जो सूरत हाल है, बच्चे बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। सैरिश कल लाहौर हाई कोर्ट के जज जो है जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर कोई पटिशन नहीं गई इसके खिलाफ, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि अदालतें जो हैं इवन जजेस जो हैं वो भी इस पर बोलना शुरू हो गए हैं कि जिस तरह से लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं। यकीन माने कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर है, रोजगार नहीं है, बिजनेस खत्म हो रहा है, आपकी इंपोर्ट्स खत्म हो रही हैं, एक्सपोर्ट जो है वो आप कह रहे थे कि सॉरी एक्सपोर्ट खत्म हो रही हैं, डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है, बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं। खान साहब ये हर वो चीज जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं उससे उलट हो रहा है, हर वो चीज जो कहते रहे हैं उससे उलट हो रहा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप अभी जो बात कर रही थी ना बस हक में दुआई की जा सकती है कि अभी जो आप बात कर रही थी ना नैब की, तो के हथकड़ियाँ लगनी चाहिए या जरदारी साहब के केसेस या ओमनी ग्रुप के केसेस, यकीन जाने अब लोगों का इस चीज़ पे भी इत्मीनान उठना बंद हो गया है। लोग मायूस हो चुके हैं कि इनसे कुछ नहीं होना, ये ताकतवर लोग हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस तरह से पनामा लीक आया था, जो लोगों का ख्याल था ये गवर्नमेंट आएगी, इनसे बाहर से लूटा हुआ पैसा इनकी गदनों से निकाल के पाकिस्तान में लाया जाएगा और ये पैसा देंगे, साझेदार पाकिस्तान में आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिकेंगी। बाहर तो क्या बिकनी थी, पाकिस्तान में भी कोई एक प्रॉपर्टी उनकी नहीं बिक सकी। अब जरदारी साहब, अब बाहर लोग बातें करते हैं, आप बात तो करें, हर बंदा कहता है कि जरदारी का भी कुछ नहीं होगा, वो भी इसी तरह से निकलेगा और गवर्नमेंट इन सब के सामने बेबस नजर आती है, नैब इन सब के सामने बेबस नजर आती है। तो जो सामने चीज नजर आ रही है वो ये है कि ताकतवर का पाकिस्तान कुछ और है, गरीब का पाकिस्तान कुछ और है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर आज अब ये हुआ है कि आसिफ अजदारी से ना अहली की दरख्वास्त पर 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया है, और ये जो मामला था ना जिसमें उस्मान डार साहब और ये खुरम शेर जमान साहब लेके गए थे दस्तावेजात के भाई इनके अमेरिका में फ्लैट्स हैं, इन्होंने साथ छुपाए हैं, इन्हें ना अहल करार दिया जाए, उस मामले में आप देखें कि जस्टिस साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो जो मामला है आप इसको अगर लेके जाते पार्लियामेंट के फोरम पर तो वक्त बच जाता, यहाँ पर जो दूसरे मामलात हैं, जो लोग साइलिन के दूसरे मुकदमात हैं वो सुने जाते हैं। तो सर बात तो बिल्कुल ठीक की गई है, जब सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए प्लेटफॉर्म एक पार्लियामेंट का मौजूद है तो फिर इस तरह के मामलात को इलेक्शन कमीशन में या पार्लियामेंट में लाने की बजाय आप अदालतों में लेके जा रहे हैं, उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उन पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। खरल साहब सही कह रही हूँ या नहीं? मैं देखिए सर, अब उनका चीफ जस्टिस रिस्पेक्टेड जो चीफ जस्टिस साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सियासी मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला है, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मामला है, ये एसेट छुपाने का मामला है, ये क्रिमिनल है, एक एक्ट है, ये बददयांती है, ये 62(1)(f) है, ये सादक और अमीन नहीं है, ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं, इसके लिए फॉरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही है और आला अदालतें ही हैं हमारी कि वही डिटर्मिन करेंगी कि उन्होंने जो कंसीलमेंट की है उनकी नाअहली बनती है कि नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट जो है ये सही है, इनके ऊपर अटेस्टेशन सही है, इसकी फ्रांसिक कराई जा सकती है, उन इदारों से तस्दीक कराई जा सकती है, और अगर वाकई वो नोटरी पब्लिक से सारी चीज़ें हैं और वाकई एग्जिस्टेंस है, वो कैलबरी फाउंड में अगर नहीं लिखे हुए, जिस तरह पहले कतरी लेटर आ गया था और वो जाली बहन भाई ने आपस में बना ली थी डील शील, तो फिर इसके ऊपर कॉग्निजेंस ऑफेंस है, ये क्रिमिनल एक एक्ट है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे जो मामलात हो रहे हैं, और आगे देखें चाहे ये अब जो आज जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दोबारा फिर इरशादात हैं,
और जिस तरह मुझे तो हंसी आ रही थी, वैसे को बिलावल ने क्या किस तरह का सही, मैं बताती हूँ बल्कि स्टोरी की तरफ चलते हैं, वक्त क्योंकि कम है। बाबर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। टांग मारनी है बिलावल बाबर साहब, आज 40वीं बरसी थी भुट्टो साहब की और हुकूमत गिर जानी। हाँ, लाड़काना में जिस तरह ये खिताब करते हैं, बाकायदा सारे जियाले वहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं, तो बड़ा आज धुआंधार खिताब किया है। पहले जरदारी साहब की बात करते हैं, बिलावल पे भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम तैयार हो जाए, हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इस्लामाबाद की तरफ कूच करें, इनको हुकूमत से निकालें। अगर ये रहे तो मुल्क 100 साल पीछे चला जाएगा। जेल में हूँ मैं, यहाँ बाहर हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी अब इनको निकाल बाहर करेगी। और यानी कि ये जो आप सीरियसली ले रहे हैं, वो मैं उसमें बात करूं, उसमें आपसे सवाल करूंगी। साहब आप खुशकिस्मत है लाहौर पहुंच गए, वरना टांग की जद में आप आ सकते थे। जिस जोर से वो शिद्दत से कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मैंने टांग मार के हुकूमत गिरा देनी है। अब कहाँ गए इदारों की बालादस्ती, कहाँ गए सुपरमेसी, कहाँ गए पार्लियामेंट, कहाँ गए तुकीर, कहाँ गया तकद्दस। ये पीपल्स पार्टी जो कह रहे थे शलवारें लटका लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, धरना देते हैं। मतलब मुझे बताएं, ये जमात भुट्टो साहब की लेगेसी को लेकर चली है। इन्होंने अवाम के लिए बड़ा काम किया है, जो अब ये बोल रहे हैं कि और सड़कों पे लेटने की बात कर रहे हैं। गर्मियों में आप सड़कों से लेट सकते हैं, आप 10 मिनट लेट हैं, जितने मर्जी पैसे ले लें। सड़कों पे लेटने वाली बात तो बड़ी अच्छी है। ये तो मैं खुश आइंद बात है कि काश बिलावल और जरदारी सड़कों पे लेटे, ये तो आवाम की ख्वाहिश है। नहीं, वैसे बाबर साहब मुझे थोड़ा सा ऐड करने दें। आपके ख्याल में इन्होंने प्लान बना लिया है लॉन्ग मार्च का या धरना देने का, जो ये सड़कों पर लेटने की लेटने वाली बात बड़ी है। मेरी दुआ है कि ये कोई धरना दे इस्लामाबाद में, कोई ट्रेन मार्च करे इस्लामाबाद की तरफ। यकीन माने गरीब लोगों की बेचारों की शायद इसी बहाने से कुछ सुनी जाएगी। कम से कम जो 200-400 रुपया ये दे के उनको लेके जाएंगे, इसी बहाने उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। अदरवाइज मुझे तो ये गवर्नमेंट जो है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, वो लोगों को का नवाला तो छीन रही है, उनको दे कुछ नहीं सकती। जरदारी साहब जो है, इनका जो भट्टो साहब जो थे, जिनकी भट्टो शहीद, उन पे आप जितना मर्जी इख्तलाफ कर लें, लेकिन उन पे करप्शन का चार्ज नहीं था। उन पे आज तक उनके सख्त तरीन मुखालफीन, इवन जनरल जिया का जो मार्शला था, उसमें भी उन पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं था सहरिश। और जरदारी साहब जो है, उन्होंने तो रोटी कपड़ा और डॉक्टर साहब अगर इजाजत दें, छोटा सा वाकया मैं शौकत जवेद साहब ने मुझे बताया, जब आईजी पंजाब भी रहे, साबिक आईबी के भी चीफ रहे पंजाब के, उन्होंने कहा भुट्टो साहब के साथ एज एएसपी मेरा ख्याल है, तो वहाँ पे उनके जब जो वहाँ पे प्रेसिडेंसी थी उनके जो आबाई जो अपने घर में, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सजेशन दी कि सर यहाँ पे इतनी ऊपर दीवार होनी चाहिए, ये एसओपी हैं सिक्योरिटीज़ के। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसका तखमीना बताएं। डॉक्टर साहब आप हैरान हो जाएंगे। तो उनके इतने पैसे, उनके गरीब आवाम के, गरीब मुल्क के गरीब आवाम के वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए इतना ज़्यादा पैसा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, इसमें नो डाउट, लेकिन ये भुट्टो को बेचते जा रहे हैं। ये भुट्टो ने ओमनी और आखिरी जो एक मैंने फिक्रा जो कि बिलावल के खिताब में मुझे थोड़ा सा लगा कि इस पर थोड़ी सी बात जरूर होनी चाहिए। मैं चाहूंगी उस पर थोड़ी सी बात कर लूं कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कातिलों की पनागाहों को कब तक तहफ्फुज़ दिया जाता रहेगा, भुट्टो क्यों कत्ल होते रहेंगे, आखिर हमारे खून का एहतसाब कब होगा। मुझे बताएं 2008 से 13 तक किसकी हुकूमत थी? वो गनवा भी यही कहती है, बाबर साहब कत्लों की बात है, गनवा भी यही लिख रही है। ये बताइए ना 2008 से 2013 तक किसकी हुकूमत थी? एहतसाब हो सकता था। गवर्नमेंट थी 2008 से लेके 2019 तक सिंध में इनकी गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने आज तक उनके कातलों को पकड़ने के लिए क्या एफर्ट की है? बिलावल भुट्टो साहब आपने क्या एफर्ट की है? जरदारी साहब आपने क्या एफर्ट की है? आपके चीफ मिनिस्टर रहे 2-3, उन्होंने क्या एफर्ट की है? यहाँ तो आप सामने खड़े होकर बताएं ये नाम है, ये लोग हैं, इनको अरेस्ट किया जाए। ये तो सिर्फ एक सियासी नारा बना दिया है। इसको सियासत के तौर पर इस पर सियासत चमकाई जा रही है, अपनी दुकान चमकाई जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यकीन जाने के बिल्कुल सियासी नारा बना दिया गया है, सियासत चमकाई जा रही है। ना तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी को लेकर चले हैं, जो इन्होंने करतूत किए हैं अपने दौरे हुकूमत में, वो सारे अब खुलकर अवाम के सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ अवाम देख रही है, एक्सपोज सब कुछ हो चुका है। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।